चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की आज 120वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 120 तक के सप्ताह में आप सभी ने हमारा साथ दिया है और आपके भरोसे, आपके साथ को ही लेकर के हम ये जर्नी को और आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हमारे बीच जुड़े हुए हैं श्री परेश पाठक जी। आप संस्थापक हैं DSPS संस्थान के। पिछले 18 वर्षों से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के बीच दक्षता मूल्यांकन एवं योग्यता उत्थान का कार्य कर रहे हैं। इस कार्य इस समय मध्य प्रदेश शासन के स्कूली शिक्षा विभाग के साथ अनुबंधित होकर भी किया जा रहा है। गैर औपचारिक शिक्षा अथवा निरौपचारिक शिक्षा का इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इस पर ये सारा काम, सारा मॉडल भाई साहब का आधारित है। तो आज का जो हमारा विषय है उस पर बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं परेश जी को। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन खास करके बहुत पुराने समय से हमारे समाज में रही है, उसी पर बातचीत करने के लिए मैं परेश सर को आमंत्रित करता हूं। ओवर टू यू परेश सर। नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे अपने बीच में अपने विचार रखने के लिए बुलाया। और जैसा कि अभी भाई साहब ने बोला कि मैं पिछले 18 वर्षों से एक ऐसा विचार लेकर छात्रों के बीच में जाता रहा हूं जो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका फोकस धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होता जाता है। और इसके पहले कि मैं गैर औपचारिक शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन के ऊपर बात करूं, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आज की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा क्या मैंने देखा और किसके कारण मुझे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा। इस विषय पे मैं 2 मिनट आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बच्चा किसी भी उम्र में स्कूल जाना आरंभ करता है, नर्सरी में, KG1 में या किसी भी जगह पर, उसको पढ़ने और समझने के लिए कुछ कार्यक्रम, कुछ कविताएं, कुछ कहानियां या कुछ रंग दिए जाते हैं। और स्वाभाविक तौर पे हर बच्चा ये प्रयास करता है कि उन चीजों को पढ़े, याद करे या उस विषय पे अपनी अभिव्यक्ति दे। जिन बच्चों की अभिव्यक्ति अच्छी होती है, समय पे वो ध्यान दे लिए या उनको याद रह गया, तो टीचर्स और उन बच्चों के अभिभावक उन बच्चों से बहुत अच्छा और प्यार भरा व्यवहार करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो समय पे ध्यान नहीं दे पाते, थोड़ा इधर-उधर ध्यान रहता है, मस्ती ज़्यादा करते हैं, या कहना चाहिए कि उन्हें अपने उस विषय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता और चूँकि वो जवाब नहीं दे पाते, तो उन बच्चों के साथ में थोड़ा-सा व्यवहार इनका बदलता है। कभी-कभी उनको डाँट भी पड़ती है, कभी ऐसा भी होता है कि उनको और बच्चों से थोड़ा अलग रखा जाता है। टीचर्स कई बार अच्छा जवाब देने वाले बच्चे के सर पे हाथ फेरते हैं, अलग ढंग से उसको प्रोत्साहित करते हैं, अपने पास बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं। और जो बच्चा मस्ती ज़्यादा करता है और अपने जवाब सही नहीं देता और स्वाभाविक तौर पे उसे वो विषय समझ में ही नहीं आ रहा होता है, तो उसको अपने से थोड़ा दूर भी बिठाते हैं और कभी डाँटते भी हैं। ये वो पहला ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम बच्चों में भेदभाव करना आरंभ कर देते हैं। यही बच्चा जब पहली, दूसरी, तीसरी या औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों में आना शुरू होता है, तो वो बहुत अथक प्रयास कर रहा होता है कि वो उन सब चीज़ों का जवाब दे, जिसके कारण उसे सबके सामने सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहाँ से उसका मनोविज्ञान काम करना आरंभ करता है। वो चीज़ों को इसलिए याद नहीं करता कि उसे उससे कुछ सीखना है या समझना है। वो इसलिए याद करने का प्रयास करता है कि अगले दिन ऐसा ना हो कि कक्षा में जब उससे ये सवाल किया जाए तो उसको जवाब ना सूझे और टीचर जो है वो सबके सामने उनसे अच्छा व्यवहार ना करे। और यहाँ पर धीरे-धीरे शिक्षा, औपचारिक शिक्षा अपना उद्देश्य खोना आरंभ कर देती है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में करीब-करीब 20% बच्चे 5वीं से 8वीं के बीच में, 5वीं और 8वीं में पढ़ाई करना छोड़ते हैं। और ये तब है जब सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि हमारे यहाँ 30% ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई आरंभ भी नहीं की। ये अपने आप में बहुत बड़े आंकड़े हैं।
जो बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे होते हैं, जिन पर हम 18 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो हमने ये महसूस किया कि उनके माता-पिता ने कई बार उनको स्कूल भेजने का प्रयास किया और इसीलिए तो वो रजिस्टर्ड हुए। 1 साल, 2 साल, 3 साल आए। लेकिन जब उनके साथ में जो व्यवहार हुआ, जो बातचीत वो करना चाहते थे, जो अभिव्यक्ति देना चाहते थे, वो स्वाभाविक तौर पे वो नहीं दे पाए। तो जब उनके प्रति व्यवहार बदला, तो उस बदले हुए व्यवहार से वो बच्चे अपना संबंध जो है वो जोड़ नहीं पाए और धीरे-धीरे उन्होंने स्कूल आना बंद कर दिया। अब ये एक अलग बात है कि इन बच्चों का जब पढ़ाई छूट जाती है, जब वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं, तो उनमें से ऐसे कितने हैं जो थोड़ी समझ आने पर वापस शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं। ये बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं और इसमें आंकड़े बहुत ही खराब हैं कि एक बार अगर किसी ने पढ़ाई छोड़ दी और 2-4 साल गुज़र गए, तो वो व्यक्ति पढ़ाई की तरफ वापस लौटता नहीं है। तो इसी समय पर ये समझा जाना बहुत आवश्यक है कि क्या वो कारण हैं, जिनके कारण बच्चों का पढ़ाई ना छूटे। चूँकि ये पूरा कार्यक्रम औपचारिक शिक्षा में है और औपचारिक शिक्षा के लिए हम एक अलग तरह से इसमें प्रयास कर रहे हैं और हमारा अनुबंध जो है वो औपचारिक शिक्षा में बच्चों के सपोर्ट के एजुकेशन, सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना हमारा काम है, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। परंतु आज का जो विषय है, वो विषय है गैर औपचारिक शिक्षा। तो जैसा मैंने अभी चर्चा में बताया कि हमारे पास एक 30% सरकारी आंकड़ों के हिसाब से निरक्षर बच्चे और 20% वो बच्चे जो किसी कारण से स्कूल आए और वो परिस्थितियों से तालमेल नहीं बिठा सके और उन्होंने शिक्षा को छोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ के जो आंकड़ा तैयार होता है, सर्वप्रथम ये बच्चे हमारे इस निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का प्राइम फोकस होते हैं। एक और शिक्षा है इसके बीच में, आपन सबको अपने माता-पिता बचपन में कुछ शिक्षाएँ देते हैं और एक उम्र के बाद में हम सभी लोग कुछ धर्माचार्यों से, कथावाचकों से या बहुत से ऐसे मोटिवेटर्स होते हैं, उनके पास जाते हैं और चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उनके वीडियोज़ भी देखते हैं। वो भी एक प्रकार की शिक्षा है। तो जैसे ये औपचारिक शिक्षा है, उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में प्रवाह एक तरफ़ा होता है कि अपनी बात आपने कही और सामने वाला ना उसको माना, सुना, समझा, उसका कोई महत्व नहीं है और उसका कोई आकलन की पद्धति भी नहीं है। तो इसलिए औपचारिक शिक्षा की जो गंभीरता है, अनौपचारिक शिक्षा की जो गंभीरता है, वह अपना कितना अर्थ निकाल पा रही है, वो उसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये जो तीसरी पद्धति है, इनफॉर्मल एजुकेशन और गैर औपचारिक शिक्षा, हमने इसका सहारा लिया। इसके अंदर औपचारिक शिक्षा जितनी कट्टरता नहीं है, पर सिलेबस है, प्रश्न उत्तर हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा, तो वो मौखिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। लेकिन उसके पास कुछ विषय हैं और वो विषय में उस बच्चे की जो अभिव्यक्ति है, पहले उसको कुछ विषय बताए जाते हैं, कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ समझाया जाता है और उसके बाद में उसकी अभिव्यक्ति को समझा भी जाता है और उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। अगर वो लिख सकता है, हाँ, ना जैसा भी लिख सकता है, तो भी कोई परेशानी नहीं है। इससे हमें ये समझ में आता है कि वो बच्चा किन चीज़ों को समझ रहा है और इस कार्यक्रम को इसलिए हमने अपने मूल में इसको चुना। तो पहली बात ये हुई कि ये लाखों बच्चे, चाहे वो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से या स्कूलों में जो हमको बहुत सारे ऐसे टीचर्स मैन पावर मिलती है जो प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाती है और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, वो भी इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के माध्यम से। फिर बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, जो छात्रों और बच्चों के बीच में कार्य कर रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या आप जैसे तमाम ऐसे लोग हों, जो अलग-अलग तरह से बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों को हम एक एक्स्ट्रा, एक अलग से एक नया कार्यक्रम देते हैं और ये कार्यक्रम 60 दिन का होता है और इस 60 दिन के कार्यक्रम में हम बच्चों में जो परिवर्तन है, उसका आकलन और मूल्यांकन भी करते हैं। जिस दिन ये कार्यक्रम में बच्चा जुड़ता है, तो हम उसको एक स्वॉट एनालिसिस कराते हैं, जो सभी लोगों के लिए मुझे लगता है सब उससे जानकार हैं कि हम अपने ताकत, अपनी कमज़ोरी, अपना डर एक जगह अंकित करते हैं या कहते हैं या बताते हैं। उसके बाद में जो हमारी कमज़ोरी है, उस पे लगातार 60 दिन तक हम प्रयास करते हैं कि हम इन 60 दिनों में अपनी इस कमज़ोरी पे किस प्रकार से काम करेंगे। एक कहानियों की किताब है,
उस कहानियों में 20 कहानियां रामायण की है, 20 कहानी महाभारत की है और 20 कहानी ऋषि परंपराओं की है। ये भाग 1 की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि कार्यक्रम है तो रामायण ही क्यों चुनी गई? तो उसके लिए भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गुरुकुल जो हमारी संस्था है, गुरुकुल की रामायण में राम नहीं है, उसमें रावण, सीता और लक्ष्मण भी नहीं है, उसमें है जटायु, उसमें है केवट, उसमें निषाद राजगुह है, या ऐसे तमाम नल नील है, अंगद है, तारा है। बहुत से ऐसे किरदार हैं जिनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जब जब समाज में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा हो तो हमको अपना योगदान देना चाहिए। आवश्यक नहीं है, हर व्यक्ति राम नहीं बन सकता, पर संभवतः राम की सेना का एक छोटा सा वानर तो बन सकता है। हम ऐसा कोई छोटा सा प्रयोग, कोई छोटा सा सहयोग अपने जीवन में कर सकते हैं जिससे हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को ये बता सके कि जब समाज को हमें आवश्यकता थी तो हमने यह कार्य किया। आप सभी लोग जानते होंगे कि जटायु जब मर रहे थे तब राम वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा जटायु से कि आपने ये जानते हुए कि रावण इतना बलशाली है, आप उनसे आपने उनसे युद्ध क्यों किया? तो जटायु ने बोला कि ये युद्ध मैंने अपने आने वाली पीढ़ियों के गर्व के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे आगे आने वाले वंशज ये बात कहते कि जब इतना बड़ा अनाचार अत्याचार हो रहा था तो मेरे पूर्वज जो है वो चुपचाप खड़े देख रहे थे। आप सोचिए, इतना बड़ा क्षेत्र पार करके जब रावण उन्हें माता सीता को ले जा रहा था तो क्या वहां पर और लोग नहीं थे, और जातियां नहीं थी, या और ऋषि मुनि तमाम अच्छे बुरे छोटे बड़े लोग नहीं थे? पर सब जानते थे कि रावण से लड़ने का मतलब क्या है। किसने उस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई? पर हाँ, एक प्राणी ऐसा था और उसने ये किया। और आप ये भी जानते हैं कि पूरी रामायण में एकमात्र वो ऐसा प्राणी था जिसने अपने प्राण भगवान राम की गोद में छोड़े। ये सम्मान रामायण की किसी और किरदार को या जीव को नहीं मिला। तो इन सब चीजों के साथ हम अपने बच्चों को ये चीजें सिखाते हैं। जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं वो कई बार 5वीं और 8वीं पास लोग हैं जो इस कार्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं, और वो इस गर्व को धारण करते हैं। छोटी छोटी जगह की महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की हैं वो 8वीं पास हैं, वो ये कहती हैं गर्व से कि हम गुरुकुल के इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और हम रामायण पढ़ाते हैं या हम महाभारत पढ़ाते हैं। महाभारत में भी कई ऐसे किरदार से बहुत कुछ सीख ली जा सकती है। युत्सु हैं जैसे, या सात्यकी हैं जो कृष्ण के सेनापति होते हुए भी पांडवों की तरफ से लड़े और 6 बार उन्होंने कर्ण को हरा दिया था। और वो तमाम लोग जो 18 लोग बचे थे महाभारत के बाद, उनमें सात्यकी भी एक। तो वो सभी लोगों को हम इस कार्यक्रम से आगे जोड़ना चाहते हैं। अब ये कार्यक्रम को करने में जो चीज छूट रही थी, जो पुरानी शिक्षा नीति और अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई, उसमें जो हमारी समझ है, उसमें हमने एक चीज ये महसूस की कि ये दोनों ही शिक्षा नीतियां फेलियर को हैंडल करना नहीं सिखाती। अगर किसी भी उम्र में मान लीजिए कोई व्यक्ति का जॉब चला जाता है या उससे जीवन में काम करते करते 50-55 साल की उम्र में कोई गलती हो जाती है, या वो जहां पहुंचना चाहता है किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाता, तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि उसके अंदर एक डिप्रेशन का भाव आता है, निराशा का भाव आता है। अब इस निराशा के भाव को कैसे आप दूर करें, कैसे उससे लड़ें और अपने मुख्य भाव में आए, कार्य में आए, इस बात की कोई शिक्षा जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, इनमें से किसी के पास नहीं है। तो क्यों ना शिक्षा एक ऐसी शिक्षा हो जो समग्र रूप से न केवल व्यक्तित्व का विकास करे बल्कि आवश्यकता पड़ने पर व्यवहारिक रूप से उसको काम आए। मूल उद्देश्यों में अगर आप पूछें, किसी सामान्य व्यक्ति से पूछ के देखें कि भाई आप पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, कॉन्वेंट उसमें देते हैं, बड़ी बड़ी फीस देते हैं, आप शिक्षा से क्या चाहते हैं? जो मेरा आज तक का अनुभव रहा है, 100 में से 100 लोग बोलते हैं कि साहब इससे अच्छी नौकरी मिलेगी, इससे अच्छा काम मिलेगा, हम अच्छा व्यापार कर पाएंगे। और तब मैं ये समझ पाया कि आज लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि शिक्षा की प्रासंगिकता क्या है। शिक्षा की उपयोगिता रोजगार दिलाना नहीं, कभी भी नहीं रहा। उसका उद्देश्य भी रोजगार दिलाना नहीं था।
अगर आपको रोजगार चाहिए तो आपको प्रशिक्षण लेना चाहिए और आप उस प्रशिक्षण के लिए किसी भी भाषा में, किसी भी चीज में आप उसमें आगे जा सकते हैं। शिक्षा के ऊपर इसका बोझ नहीं होना चाहिए कि आप उससे रोजगार प्राप्त करेंगे। अब शिक्षा से मैं क्या ऐसा होना चाहिए जो नहीं हो रहा, तो वहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, अब नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा की बात आना चालू हुई। अब नैतिक शिक्षा को पढ़ाने के लिए कोई सब्जेक्ट तो अलग से है नहीं, और इन सब्जेक्ट्स को जब तक अपन नैतिक शिक्षा के मूल के रूप में नहीं लेंगे, जैसे पहला अगर मैं आपको कोई पॉइंट कहूं तो वो है धैर्य रखें, संयम रखें, अस्तेय, अपरिग्रह, ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, या और पर्यावरण का ध्यान दें, अपने साथ में अपने कमजोरों की तरफ ध्यान दें। ये तो कहाँ समाज में होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने शिक्षा को पहले दिन से एक ऐसी व्यवस्था का भाग बना लिया जहां पर हम एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसे वर्ग के साथ मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करूं जिसमें उस बच्चे को शुरू से समझाऊं कि जैसे आज आप किसी कारण से औपचारिक शिक्षा या समाज की व्यवस्था से आज बाहर खड़े हैं, तो क्यों ना इन बाहर खड़े लोगों का ही एक समाज का निर्माण किया जाए और उनको ये बताया जाए कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं और हम जीवन में सभी लोग सामूहिक रूप से आगे जाके आगे बढ़ेंगे। हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता छोटे बच्चों को बताने का क्या मतलब है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, हमने उनको जानकारी दी कि आपके घर में क्या राशन कार्ड है, और वो राशन कार्ड है तो क्या आप जानते हैं कि राशन कार्ड में दिया जाने वाला राशन या मुफ्त में दिया जाने वाला राशन एक तरह से आपके परिवार को सरकार की सहायता है। और ये सहायता क्यों है? क्योंकि आपके परिवार ने लिख कर दिया है कि हम बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, हम गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। और ये गरीबी की रेखा क्या है, इसके बारे में उन्हें बताया और फिर उनसे उम्मीद की और उनको समझाया कि बेटे, अपने माता पिता, आपके माता पिता जो भी कार्य करते हो, चाहे वो छोटा सा ठेला लगाते हो, कोई व्यवसाय करते हो या कहीं मजदूरी करते हो, आप किसी भी तरह से उनको थोड़ा सहयोग करें। और अगर आप 100 रुपए महीना भी कमा पाए तो आप उनको ये बोले कि पिताजी, ये 100 रुपए से आप वो 2 किलो शक्कर खरीद लाइए जो आप मेरे पेटे सरकार से उधार लाते हैं या कम कीमत पे लाते हैं। कम से कम इतने स्वावलंबी बनिए। और ऐसे अगर 1000 बच्चों ने भी कभी इस बातों पे अमल किया तो ये जो 2000 किलो शक्कर होगी, ये राष्ट्र को हमारी संस्था की तरफ से भेंट होगी। हम ये चाहते हैं कि बच्चे स्वावलंबी बने, उनके अंदर ये भावना हो कि हमने अपने समाज को क्या दिया, अपने राष्ट्र को क्या दिया, अपने से जुड़े हुए लोगों को क्या दिया। और वहीं इससे ठीक उल्टा है कि हमारे समाज में हमने बच्चों को पढ़ने के बाद गांव से शहर और शहर से विदेश जाते हुए देखा, वहां से वापस आते हुए नहीं देखा। जो संख्या में लोग बाहर जाते हैं वो कभी लौट के वापस आते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षा ही वैसी है। तो बार बार जो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ये गैर औपचारिक शिक्षा जो 2-2 महीने के छोटे छोटे कोर्सेज से चलती है और जिसमें हर 2 महीने में बच्चों में होने वाले परिवर्तनों को हम अंकित करते हैं, इससे हमारा जो उद्देश्य है वो राष्ट्र निर्माण उद्देश्य है। नैतिक शिक्षा या चारित्रिक शिक्षा इसका उद्देश्य है। इसमें हम 3 चीजों पे ध्यान देते हैं, बच्चे का फोकस, बच्चे का ऑब्जर्वेशन और बच्चे का एक्सप्रेशन। फोकस से हमारा मतलब ये है कि अगर आज वो पढ़ाई की तरफ और अच्छे विषयों की तरफ ध्यान अगर नहीं दे रहा है तो कहाँ है उसका ध्यान, वो किसकी तरफ ध्यान दे रहा है और किस तरह से हम उसके ध्यान को वापस उन विषयों पे लाएं जिसमें हम लाना चाहते हैं, वो हमारे लिए भी चैलेंज होता है। तो जैसे उस बच्चे के लिए विषय हमारा दिया हुआ पाठ्यक्रम है, हमारे लिए विषय वो बच्चा है। मैं जानता हूं आप लोगों का, सभी लोगों का जो कार्य है उसको मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूं। मैं जानता हूं कि वो जो बच्चे आपके सामने आते हैं वो भी आपके लिए विषय है। और मेरे लिए एक बड़ा जटिल विषय ये भी है कि वो बच्चे वहां आते ही क्यों हैं। क्या कोई एक ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जिसमें हम उन बच्चों को अपने पास तक न आने दें और वो आपस में कोई ऐसा कोई व्यवस्था हो जिसमें उसको अपने आप को बेहतर कर सके, अपने कमजोरी के क्षणों को वो ठीक कर सके।
तो इस प्रक्रिया में हम इस कार्यक्रम को चलाते हैं। जब उसका फोकस ठीक होता है तो वो जिस भी विषय को चुनता है उसको बारीकी से ऑब्जर्व करता है, अटेंटिव होके ध्यान से देखता है, और जब वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है तो उसके एक्सप्रेशन बेटर हो जाते हैं। अभी आप देखिएगा, जो बच्चों से अपन बात करेंगे, जब तक आप उनसे सामान्य बातें करेंगे उनके बातों में हल्की सी झिझक दिखेगी, लेकिन अगर उसके परिचय, कोई बच्चा मान लीजिए क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई बच्चा खाने में आइसक्रीम या कुछ और पसंद करता है, आप उस विषय पे जैसे ही बात करेंगे उसकी अभिव्यक्ति एकदम बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस विषय को उसने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है। तो क्यों ना हम इन बच्चों को उन विषयों पर पहले फोकस करें, फिर उनका ऑब्जर्वेशन चेक करें, और फिर से अपन एक्सप्रेशन पे काम करें, और एक्सप्रेशन दोनों करेगा, लिखित का भी और मौखिक का भी। तो ये प्रक्रिया में हम काम करते हैं। अब जो प्रक्रिया सहायक प्रणाली में एक और होती है, उसमें होता है कि बच्चे की उपस्थिति। कोई भी बच्चा जब शिक्षा से या किसी कार्यक्रम से दूर होता है तो वो एकदम नहीं होता, वो एक आध दिन नहीं आएगा, फिर 2 दिन नहीं आएगा, फिर 4 दिन नहीं आएगा, और ग्रेजुअली धीरे-धीरे वो सिस्टम से बाहर होता है। अब ऐसी कोई प्रणाली हमारे यहाँ नहीं है जो इस तरह की चीजों को ऑब्जर्व करते हुए भी एक रिवर्स इंजीनियरिंग करती हो, या उसके पीछे दोबारा बच्चे के पीछे जाती हो और उसको मदद करती हो वापस स्कूल आने के लिए। तो हम इसके लिए छोटे-छोटे समूहों का निर्माण करते हैं पीयर्स लर्निंग प्रोग्राम में। उसमें एक कक्षा प्रतिनिधि होता है और उसके पास में 2 अच्छे, 2 बुरे, 2 सामान्य और 2 बहुत ही बुरे बच्चे होते हैं। और वो लोग आपस में ये तय करते हैं कि हमें इन बच्चों की उपस्थिति ठीक करनी है, इनका अनुशासन ठीक करना है, रहन-सहन, खान-पान, बोल-चाल, कभी बच्चों का कपड़े, बाल, बता-दो चीजें जो अनुशासन में आती है। और आखिरी में आता है शिक्षा की गुणवत्ता। मान लीजिए मैं खुद भी बोलते समय फंबल करता हूँ, या मैं श को स बोलता हूँ, या स्थानीय भाषाओं में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं या आते जाते, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है। तो जब हम हिंदी में बात करें तो हम कोशिश करें कि इन चीजों को ना करें। अब ये आपको याद नहीं रहता ना, जो व्यक्ति कर रहा है उसे नहीं मालूम होता, तो वो बच्चे आपस में समूहों में एक दूसरे को बोलते हैं कि जब हम ये गलती करें तो आप हमें टोकिएगा, बताइएगा। और ये हमारी कमजोरी है। पहली बात तो ये मानते हैं कि हाँ, ये गलती हमसे होती है। धीरे धीरे ये कमियां दूर होती हैं, और जब वो अभिव्यक्ति उसकी ठीक होती है तो उसकी लिखावट वाली जो मतलब मौखिक अभिव्यक्ति ठीक होती है तो लिखित अभिव्यक्ति भी ठीक हो जाती है। इस तरह से इस पूरे चार्ट को भरकर कक्षा का जो प्रतिनिधि है वो देता है क्लास टीचर को, क्लास टीचर उस पर साइन करते हैं, और फिर उसके बाद में वो प्रिंसिपल के पास जाती है। और अगर वो कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह से चलाया जा रहा है तो उसकी जो स्वयं सहायता समूह की जो शिक्षिका है वो इस कार्यक्रम को, इस शीट को भरती है। इसलिए मैंने कहा ना कि जो इस कार्यक्रम के जो रिजल्ट है वो प्रति माह हमारे सामने आते हैं कि कौन से बच्चे अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं और कौन से बच्चे परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इसलिए शिक्षा और बाकी बेहतर चीजों से दूर हो जाते हैं कि उनके घर में वाकई आर्थिक रूप से कई परेशानियां हैं। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुकुल क्या करता है? देखिए, हम उनसे, उनके आसपास जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो छोटे से छोटे कुटीर उद्योग चलाए जा रहे हैं, या उनको सोशल बॉन्डिंग प्रोग्राम में ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं या तमाम ऐसी दुकानें हैं जहां घंटे 2 घंटे उनको वहां भेज सके, और वो भी 9, 10, 11, 12 के बच्चों के साथ या इस उम्र के बच्चों के साथ ज्यादा होता है कि वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए वहां जाएं और उस काम को सीखें, जो भी काम वो सीखते हैं। और अगर उनको लगता है ये इंटरेस्ट के लायक है और इसमें हमें आगे बढ़ना है तो हम उनको आगे ले जाने का काम करते हैं। आप सभी लोगों से मेरी निवेदन है कि ये गुरुकुल आप कहीं पर भी अपने आसपास आरंभ कर सकते हैं। और इस गुरुकुल को गुरुकुल कहने का कारण क्या है कि जो गुरुकुल पहले होते थे उसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है सानिध्य, और सानिध्य वहां पर आचार्य का, गुरु का सानिध्य होता था, और यहाँ पर सानिध्य है उन सभी लोगों का जो लोग इस कार्यक्रम में अपना साथ देना चाहते हैं। तो एक बार अगर आप ऐसे कोई गुरुकुल का निर्माण करते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा पाठ्यक्रम है, उसमें अपनी ताकत, कमजोरी और डर को पहचानने की एक व्यवस्था है, उसमें उनको परिष्कृत करना या बेहतर करने का एक पूरा कार्यक्रम है। और इस तरह से हम उस क्षेत्र में
बच्चों को न केवल मूल शिक्षा की तरफ लौटा सकेंगे, बल्कि उनके अंदर नैतिक शिक्षा और चारित्रिक उनके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने में मदद कर सकेंगे। और उनमें जो भी छात्र जो भी कार्य करना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए भी उनको अपन सही रास्ता दिखा सकेंगे। आज बहुत सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कई ऐसे संस्थान काम कर रहे हैं, जो उनकी ट्रेनिंग के लिए पैसे लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको तमाम तरह के रजिस्ट्रेशन फीस और क्या-क्या कराते हैं, और अल्टीमेटली वो बच्चे कहीं पहुँचते नहीं हैं। जैसे मूल शिक्षा के साथ भी है कि कोई भी डिग्री करने के बाद बच्चे के पास इस बात की गारंटी नहीं है कि वो कम से कम अपना जीवन यापन कर पाएगा। तो क्यों ना हम शुरू से इस कार्यक्रम में उसको जोड़ें और जो भी वो कार्यक्रम करना चाहता है, उस कार्यक्रम को करें। एक और चीज़ है, मैं आदरणीय कृपाशंकर जी भाई साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, इन कार्यक्रमों में भी हम, जैसे मैंने आपसे बोला कि हम जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हम भी इस स्वॉट एनालिसिस को एक बार कर सकते हैं। अपनी ताकत, कमजोरी और डर को कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके अपने मेंबर्स के बीच में ऐसे कुछ लोग हों जो कुछ विशिष्ट योग्यताएं रखते हैं, लेकिन चूंकि सामूहिक रूप से वो आपके कार्यक्रमों में शामिल नहीं है वो योग्यता, तो हम उस मेंबर की उस योग्यता का उपयोग नहीं कर पाते। तो हम इनको लिखित रूप से, एक फॉर्मेट है, उससे सब लोग अपनी अपनी बातें करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें। उन कमजोरियों को पहचानने और दूर करने की कोई उम्र नहीं होती, और उन कमजोरियों को पहचानने के बाद में 50 दिन 60 दिन उस कार्यक्रम पे काम करें और फिर गर्व से बताएं कि देखिए हमने इस कार्यक्रम से इन चीजों को पहचाना और अपने अंदर ये कमियों को दूर करने का प्रयास किया। इससे आप इस कार्यक्रम की आत्मा को पहचानेंगे और हर व्यक्ति में कोई एक चीज या दो चीज जो परिवर्तन हुआ, उन परिवर्तनों को एक दूसरे से साझा कर सकेंगे। या ये हो सकता है कि हमने प्रयास किया और हम उसमें सफल नहीं हुए। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग जैसे गुटखा खाते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं कई बार खुद भी भोपाल में रहने के कारण कई बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता हूँ जो संभ्रांत परिवारों में नहीं होता है। मैं क्रोध में आने के समय के बाद ये ऐसा बहुत बार करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रक्रिया अभी बाकी है और ये निरंतर है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो आप भी अपने बीच में इस कार्यक्रम को करके देखें, और आपके पास भी जो लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, जो परिवार आते हैं, उन परिवारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिससे कि आप उस पूरी एरिया में, जिस एरिया से ज्यादातर ऐसे बच्चे आते हैं जहां पर आपको इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है, तो आप इसमें गुरुकुल से जुड़े, हमारे कार्यक्रमों से जुड़े, और उन बच्चों के अंदर अपन उन परिवर्तनों को लाने का प्रयास करें। ये वो सारी चीजें थी जो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता था। अगर इस संबंध में आप लोगों के कोई बात हो, कोई चर्चा हो, कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कृपया मुझसे करें। परेश जी, आप जुड़े रहिएगा, हम आपसे प्रश्न भी करेंगे और आपके मॉड्यूल को इस तरह से समझना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए सुदूर मुझे पश्चिम में या देश के दक्षिणी हिस्से में ये मॉडल प्रारंभ करना है, तो सीसीएफ के साथ हम किस प्रकार काम कर सकते हैं। पर उसके पहले हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। प्रदीप जी, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मेरी बात? आप स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे। प्रदीप कौशिक जी, जी भाई साहब, कैमरा चालू करें, कैमरा चालू करें जी। हमारे साथ प्रदीप कौशिक जी जुड़े हुए हैं। पूर्व सदस्य रहे हैं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़ में, पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति बिलासपुर में रहे हैं, और वर्तमान में आप प्रदेश संयुक्त सचिव मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सामाजिक प्राणी हैं, काफी दिनों से बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगभग 20-22 सालों से बच्चों के साथ जुड़ के कार्य कर रहे हैं। तो आज उनके साथ बस्ती के बच्चे जुड़े हुए हैं, हम बच्चों से संवाद करेंगे, बच्चों के जो प्रश्न है उसके एक्सपर्ट्स उत्तर देंगे। तो प्रदीप जी, आप बच्चों से बातचीत करें, थोड़ा सीसीएफ के बारे में बच्चों को बता दीजिए और फिर बच्चों के हम प्रश्न लेते हैं। जी भाई साहब, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर विकास खंड में ग्राम पंचायत जरौंधा है, वहाँ के बच्चों के साथ बैठा हूँ मैं। और बच्चों, मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि भोपाल में एक सीसीएफ करके चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन संस्था है जो आप सबके हित में काम कर रही है, और ये पूरे देश में नेशनल वेबिनार चला रहे हैं बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए। और अभी तक आज जो अपन वेबिनार में बैठे हैं वो 120वें नंबर का वेबिनार है।
हम लोग इनके माध्यम से बच्चों के अधिकारों की चर्चा करते हैं, बच्चों के अधिकारों का हनन ना होने पाए इस बारे में भी चर्चा करते हैं, है ना। तो अभी आप लोगों को जैसे कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे पहले कौन प्रश्न पूछना चाहते हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवम साहू। हमारे हमारे बीच से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पर हैंड रेज करें, मैं एक एक करके लूंगा, एक साथ सब लोग नहीं। सिर्फ बच्चे ही नहीं है, संवाद का कार्यक्रम है और टू वे कम्युनिकेशन होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी, शिवम क्या जानना चाहते हो? बाल अधिकार क्या है? बाल अधिकार, आपको क्या लगता है कि बाल अधिकार क्या होने चाहिए? नहीं मालूम। नहीं मालूम? आपको अपने अधिकार नहीं मालूम? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं कक्षा। 5वीं कक्षा में पढ़ते हो, तो आपको ऐसी कोई चीज लगती है कि आपको मिलनी चाहिए, कि मेरे पास नहीं है या मेरे पास होना चाहिए? अधिकार। तो क्या चीज? अधिकार तो एक बड़ा व्यापक शब्द है। समय पे खाना खाना चाहिए, आपको पढ़ाई करना चाहिए, सोना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको नहीं मिल रही हैं और आपको चाहिए? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? नहीं जानते। नहीं जानते? बाल अधिकार के बारे में जानना चाहते हो? अच्छा, तो अधिकार तो बेटा वही सारी चीजें हैं, सबको संविधान से प्राप्त होते हैं, अच्छे से रहने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से खाने के लिए। लेकिन बालकों के संबंध में यूएनसीआरसी का एक चार्टेड है, उसमें मूलभूत अधिकारों को 54 भागों में बांटा गया है, उसको भी 4 कैटेगरी में रखा गया है। तो आपको जीवन जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। तो ये मोटा मोटी 4 अधिकार हैं, लेकिन ये अधिकार कानूनी है। और इन कानूनी अधिकारों में ना उलझ करके आप तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है और जो आपको नहीं मिलता है। पढ़ना अच्छा लगता है? हम्म। खेलना। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, आप लोग बड़े होके क्या करना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? कुछ बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर? क्यों डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? सेवा करूंगा सेवा? अरे वाह, बहुत बढ़िया। लोगों का। लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हो। तो डॉक्टर बनने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? क्या कर रहे हो इस समय? पढ़ाई। पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये आपके शिक्षा का अधिकार हो गया। जो आप पूछ रहे थे क्या अधिकार है, तो आपको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर हो। तो इस तरह से बहुत सारे हैं बच्चों के, तो मतलब हम कानून में ना जा करके कि आपको जो चीज अच्छी लगती है वो चीज आपको मिले, बशर्ते कि वो चीज आपको नुकसान नहीं करे। और उसकी जिम्मेदारी हम जैसे लोगों की है, कौशिक जी जैसे लोगों की है, और बाल कल्याण समितियों की है कि वे इंश्योर करें कि आप जैसे बच्चों को उनके अधिकार प्राप्त हो। हमारे एक्सपर्ट्स में से कोई कुछ बात करना चाहता है, इसमें ऐड करना चाहता है तो कर सकते हैं। जी डॉक्टर लक्ष्मण। हेलो। हेलो बच्चों, तो हम बच्चों को सभी को बहुत 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 बधाई है। हम त्रिपुरा से बोल रहे हैं, त्रिपुरा स्टेट से। ये बात एक बात है, बच्चों को तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसको हर बड़ों को जो 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 अधिकार है, बच्चों को सभी अधिकार मिलना चाहिए। जो जो अधिकार बच्चे बड़ों को लिए सैंक्शन हुआ, बच्चों को लिए वो होना चाहिए। जैसे पढ़ने का, जैसे सेफ्टी का, कोई जाने के लिए, कोई सोने के लिए, कोई ट्रीटमेंट करने के लिए, किसी कुछ चीज हो, कोई आप विपद में पड़ जाएगा, आप कोई मुसीबत में पड़ जाएगा तो आप क्या करेगा? आप स्कूल आना जाने से बच्चों को विपद हो गया, को एक्सीडेंट हो गया, तो अब आप क्या करेगा? आपको तुरंत खबर देना चाहिए, हेडमास्टर को खबर देना चाहिए, आपको पड़ोसी को खबर देना चाहिए। और चाइल्ड लाइन का एक नंबर है 1098, उसको आपको खबर करना चाहिए। को बच्चे को कोई छेड़छाड़ कर रहा है, को बच्चे को कोई टीच कर रहा है, बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है, बच्ची को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको ये आपका हक राइट है। आपको सेफ रखना हमारा दायित्व है, गवर्नमेंट इंडिया का दायित्व है, चाइल्ड राइट्स का अधिकार है, आपका अधिकार है। तो आप किसी मुसीबत में पड़ेगा, आपके लिए थाना भी है, पंचायत भी है, आपको चाइल्ड लाइन का जरूरी नंबर है 1098 118 भी है। आप तुरंत उसी टेलीफोन में बात करिए।
और मध्य प्रदेश में तो बड़ा काम करा है सीसीएफ। सीसीएफ तो सारा इंडिया में, सारा वर्ल्ड में काम करेगा। आप सीसीएफ को नंबर है उसको भी डाल सकते हैं। जी आपको चलने से दीपा ऐसा जी, कोई ओके बात। हाँ दीपा जी ने हैंड रेज किया। दीपा जी रखें अपनी बात। हाँ जी, थैंक यू। प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी बच्चों कि आप रोजाना अपनी गुल्लक में क्या कोई पैसे जोड़ते हैं क्या? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। बच्चों उन पैसों को लेकर क्या आपकी कोई भावी योजना है कि वो पैसे आप कब बैंक में जमा कराना चाहेंगे, या आपको क्या उनसे अपने लिए खरीदना है बच्चों? आपने सोचा है क्या? पुस्तक कॉपी। वेरी गुड। बच्चों मैं यही कहना चाहूंगी कि आप रोज अपनी पॉकेट मनी यदि है तो उसमें से एक हिस्सा गुल्लक में जोड़ें और प्लान करें अपना फ्यूचर कि आपको ये किस चीज के लिए जमा करने हैं, और इससे आपको आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। सर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि बाकी सब तो बहुत अच्छा व्याख्यान सर ने दिया है, उसमें सारी ही चीजें आ गई, लेकिन मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगी कि बच्चों को शुरू से अपनी भारतीय भाषा हिंदी का अगर प्रशिक्षण या टीचिंग जिसको कहना चाहिए वो बहुत अच्छे से दी जाए, तो इस विषय में यदि कोई विशेष हम कदम उठा सकें, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि वो भोपाल में रहते हैं और कई बार अपनी भाषा को वो अपशिष्ट बना लेते हैं, विकृति आ जाती है। तो ये तो आजकल की पीढ़ी में बहुत बुरा रोग हो गया है कि आप समझ सकते हैं आगे क्या होने वाला है। तो भाषा पर नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीजें मातृभाषा में है। उसी में एक कदम आज मध्य प्रदेश शासन ने उठाया है। देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला है। हाँ नम्रता जी अपनी बात रखें। बच्चों आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। परीक्षा के से टाइम हम कॉफी पढ़ाई में सर जी ध्यान कैसे और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीसीएफ में। मैं सारे अधिकार सर और मैडम ने आप लोग को बताए हैं। सारे मौलिक अधिकार, मानव अधिकार आप लोगों को प्राप्त हैं, और इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई भी करनी है और अपनी जागरूकता और अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि शोषण तो आपके साथ कहीं ना कहीं होता है, चाहे घर हो चाहे बाहर। परंतु यदि शोषणकर्ता आपके घर परिवार का कोई है सदस्य, तो भी आपको आवाज उठाना है, चाहे वो आपके अभिभावक ही ना क्यों ना हो। कई बार देखा जाता है कि शोषणकर्ता जैसे कोई बच्चे हैं, माता पिता नहीं है, उस स्थिति में बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ रहते हैं, दादा दादी के साथ रहते हैं, नाना नानी के साथ रहते हैं, और बच्चे इस डर में कि हम अपने अभिभावक के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो वो हमारा साथ नहीं देंगे, हमको छोड़ देंगे करके। तो ऐसा नहीं सोचना है। चाइल्ड लाइन के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से और बाल कल्याण समिति और सीसीएफ जैसे बहुत सी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके माध्यम से आप बाल कल्याण समिति तक पहुंच सकते हैं और अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। उसके लिए हमारे जेजे एक्ट में प्रावधान है, उसके तहत आपको न्याय दिलाया जाएगा और संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। आप निडर होकर के अपनी जिंदगी जिए, अपने जीवन जीने का अधिकार का उपयोग करें। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। बेटा कुछ प्रश्न आप लोग पूछ रहे थे। परीक्षा के टाइम हम पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं? हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका जवाब हम हमारे एक्सपर्ट से ही लेंगे। परेश सर आप इसका जवाब दें। परीक्षा के टाइम फोकस कैसे करें? बच्चे चिंतित हैं इस चीज को लेकर के। जी परीक्षा कौन से सब्जेक्ट में आपको परेशान करती है? गणित। गणित। देखो क्या होता है, जब आप परीक्षा तक आते हो ना, उसके पहले आपको लगातार स्कूल जाना पड़ता है ना। आप स्कूल जाते हो, रोज स्कूल जाते हो क्या? हाँ। अच्छा, जो रोज अपने आपके जो टीचर आपको पढ़ाती हैं उनका होमवर्क करते हो बराबर? हाँ। अच्छा, पहली बात तो ये बताओ कि आप ट्यूशन जाते हो कि नहीं? नहीं। नहीं। तो जब आप होमवर्क करते हो तो होमवर्क करने में आपकी मदद कौन करता है घर में? आपके मम्मी पापा, बड़े भाई बहन कोई करते हैं क्या? दीदी। दीदी मदद करती है, ठीक है। तो अब अपन परीक्षा पे आते हैं। तो अभी आपके पास दो लोग हैं। अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो एक आपके जो टीचर हैं और दूसरे आपकी दीदी है ना।
अच्छा, एक बात और भी है कि आपकी कक्षा में आपके एक दो दोस्त ऐसे होंगे जो आपसे पढ़ने में थोड़े से अच्छे होंगे, ऐसे हैं क्या एक दो दोस्त आपके? हाँ तो जब भी परेशानी आया, जैसे गणित को अपन 3 भागों में बांटते हैं। पहला वो जो आपको थोड़ा सा आता है ना, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आता, ऐसा तो नहीं होता होगा ना, थोड़ा बहुत आता होगा? हाँ आता है क्या? अच्छा, तो एक भाग वो हो गया जो आपको आता है, एक भाग वो हुआ जो आपको थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता, और तीसरा भाग वो जो बिल्कुल ही नहीं आता है ना। तो अपन जो थोड़ा थोड़ा आपको परेशान करता है, कठिनाई है, कठिन है ना, उस भाग में आप 2 लोगों की मदद लेंगे। पहला आपका दोस्त और दूसरा आपकी दीदी। और जब ये थोड़ा थोड़ा आने लगे, तो आपने बताया आपको थोड़ा सा आता है, थोड़ा दीदी मदद कर देगी, तो आप कम से कम पास होने के डर से तो दूर हो जाओगे, है ना। अब आ जाता है वो भाग जो बहुत कठिन है, जो बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आता। उस भाग के लिए आपको अभी से टीचर से बात करनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप अगर टीचर से बात करोगे और उनसे डरोगे नहीं, तो वो आपको अभी से तैयार करेंगे। आपके टीचर आपको मारते तो नहीं है, डांटते तो नहीं है? नहीं अच्छा, आप अगर उनसे कोई प्रश्न करो तो वो नाराज होते हैं क्या? नहीं नहीं। तो आप खुल के उनको अपनी समस्या बताएं। अभी जो जितने दीदी लोग, अंकल लोग, भैया लोग आपको समझा रहे हैं ना, वो यही समझा रहे हैं कि जब भी कभी आपको कोई समस्या आए, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे आप घर से स्कूल, स्कूल से घर जा रहे हैं, या वहां पर कोई परेशानी हो, किसी से आपको डर लगता हो, कोई आपको परेशान करता हो, तो आप जितनी जल्दी हो सके, अगर घर के आसपास हैं तो अपने माता पिता को बताएं, अगर आप स्कूल के आसपास हैं तो अपने टीचर्स को बताएं, है ना। तो ये समस्या भी जो है, अगर आप टीचर को बोलोगे, बार बार बोलोगे कि मैं ये प्रश्न नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपको बार बार बताएंगे, है ना। अच्छा, साथ में आपका जो दोस्त है जो थोड़ा सा पढ़ने में ठीक है, वो भी खड़ा होगा, तो आपको बताएगा कि भाई आप इस काम को ऐसे करें। अपन क्या करते हैं बेटे, आज अपन खेलने में मस्त हो जाते हैं, और अपन सोचते हैं जब परीक्षा आएगी तो अपन उसको जल्दी से ठीक कर लेंगे। लेकिन ऐसे तो परेशानी इकट्ठी होती जाती है ना। तो कभी भी आप परेशानी को इकट्ठा ना होने दें, और रोज रोज उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो फिर जब परीक्षा आएगी तो आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, प्रेम मेरी बात। नारायण जी, जी प्रेम नारायण जी हैंड रेज किए, अपनी बात रखें। प्रेम नारायण जी, माइक बंद है आपका। हेलो हाँ जी, रखें अपनी बात। बच्चों, हेलो जी बेटा, तुम